हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देंगे। और उससे पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो नीट यूजी ग्रुप के नाम से जो फेसबुक पेज है, आप लोग चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यूज़ एंड एनसीईआरटी बेस्ड एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज़। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ एनी वन डिसकंटिन्यू एमबीबीएस व्हाट विल बी द पेनल्टी। तो आजकल तो क्या है कि हर एक स्टेट के अंदर लगभग बॉन्ड है, और आप जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वहाँ का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। और उस बॉन्ड के अंदर क्लियरली ये लिखा होता है कि अगर आप एमबीबीएस को बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो कितना पैसा आपको देना होगा। तो आप जिस भी स्टेट के कॉलेज में एमबीबीएस लेने में इच्छुक हैं वहाँ के बॉन्ड को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और एक वेबसाइट है mcc.nic.in, इस पे सारे बॉन्ड्स दिए हुए हैं। स्टेट कोटा की फ़ी अलग होती है क्या? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, स्टेट कोटा हो या आपका ऑल इंडिया कोटा हो, जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे फ़ी तो लगभग सेम ही होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हॉस्टल नहीं लेगा तब भी हॉस्टल फ़ी भरनी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप हॉस्टल ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी हॉस्टल फ़ी नहीं लेनी पड़ेगी। हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट थे। मैंने एक्चुअली डिब्रूगढ़, एक जगह है आसाम में, वहाँ से एमबीबीएस किया था। तो जो लोग डिब्रूगढ़ के रहने वाले थे वो अक्सर घर से ही आते थे, वो अपने होम से जो अप डाउन करते थे, वो लोग हॉस्टल नहीं लेते थे, तो उन्हें कोई भी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है। एज अ रेडियोलॉजी सीनियर रेजिडेंट कैन ज्वाइन 2 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ईच इन 2 प्राइवेट हॉस्पिटल। बिल्कुल, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, देखिए आप यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आप मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप कितनी भी जगह ज्वाइन कर लो, आप 8 घंटे की 2 जगह ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे वैकेंसी है, अगर उन्हें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। सर, गरीब बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं? एमबीबीएस माय फेवरेट चॉइस। देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो एमबीबीएस निकाल के आते हैं और जो एमबीबीएस करके सक्सेसफुली वहाँ से चले भी जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं कि हम गरीब हैं तो हम एमबीबीएस नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपका अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आप एमबीबीएस पक्का कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप नीट क्रैक कर पाएंगे। सर, क्या गरीब बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं क्या? प्लीज़, मैंने इसका आंसर दे ही दिया कि गरीब बच्चे बिल्कुल एमबीबीएस कर सकते हैं। एक बार सबसे पहले आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, दोस्तों की हेल्प लीजिए, किसी सीनियर स्टूडेंट की हेल्प लीजिए, किसी टीचर की हेल्प लीजिए, कैसे भी करके नीट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप गरीब हैं तब भी आप एमबीबीएस कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको लोन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ पे अक्सर फ़ीस बहुत कम होती है, तो उतना दिक्कत ऐसे भी नहीं आने वाला है। हमारे यहाँ पे मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे तो ऐसे थे, जिसके 2 भाई थे, वो केवल ऑटो चलाते थे, बहुत गरीब फैमिली से था, और वो एग्ज़ाम निकाल के आया, आराम से एमबीबीएस कर ली। एक लड़का था, उसका भाई था, वो किसी होटल पे बर्तन साफ़ करता था, उसका भी एमबीबीएस हो गया। तो ये बस बोलने की बातें हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सर, हमें नीट पास करने के लिए कौन सी बेस्ट बुक हिंदी मीडियम से पढ़नी होगी? देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो जो आपकी 11th और 12th की जो बुक है ना, उस पर आप कमांड कर लीजिए। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक पक्का होगी, उस पर आप कमांड कीजिए। कभी क्या होता है कि कभी कभी एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती, तो वहाँ पे आपको टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, सीनियर्स की हेल्प या किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए। बट आपके जो कंसेप्ट हैं ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप दुनिया जहान की बुक कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब ये 11 12 की बुक कंप्लीट हो जाए तो फिर मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं। अगर आप अपने दोस्तों से या जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदी मीडियम में कौन सी सबसे अच्छी किताब चल रही है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आकाश, बाईजूस, एलएन, जो कि हिंदी में कोचिंग करवाता है, तो वहाँ से भी आप उनके स्टडी मटेरियल भी अरेंज कर सकते हैं। दिल्ली में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे कि आपको सेकेंड हैंड पुराना मटेरियल भी 1 2 साल पुराना मिल जाता है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं कम पैसों में। सर, एमबीबीएस में बहुत सारी बुक्स होती हैं, क्या हमें वो याद हो जाएंगी? बिल्कुल।
एमबीबीएस में अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो वो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए अगर आपने एक बार नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ना, तो ये अपने आप में ये सबूत है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तभी नीट का एग्ज़ाम होता है और वही बच्चे उसको क्लियर कर पाते हैं जो इस काबिल होते हैं। तो जो इस काबिल होते हैं वो एमबीबीएस को आसानी से पास कर भी जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं और बड़े डॉक्टर बनते ही हैं वो। मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट था। मेरे मार्क्स 453 आए हैं। सब ड्रॉप लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि मेरी एज 21 हो चुकी है, बट मैं फिर भी एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि मुझे किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। क्या एज आगे चल के कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे? तो इनका बोलना है कि इनकी एज 21 हो चुकी है और एक बार फिर से अटैम्प्ट ले रहे हैं और ये एमबीबीएस ही करना चाहते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और देखिए अगर मान के चलिए कि अगर आपने ये अटैम्प्ट भी ले लिया, ठीक है, आपने थर्ड अटैम्प्ट आपने फोर्थ अटैम्प्ट भी ले लिया इस साल, और अगर आपका एमबीबीएस हो जाता है, अगर आपका नीट क्लियर हो जाता है और आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए एज वेज क्या होती है। दिक्कत आती है इंसानों को जब लोग 5-6 साल 7-7 साल तैयारी करते चले जाते हैं और सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो 21 साल में हो चाहे 22 साल में हो, कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जिनकी भी एज ज़्यादा होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत उनके खुद के दिमाग में होती है। वो खुद ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो है भर जाते हैं, खुद को नीचा समझने लगते हैं दूसरे लोगों से। बट ऐसा नहीं है। आपको, मुझे लगता है कि आपको आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपने चाहे कोई भी एज हो नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, और बहुत सारे लोग जो उस कोर्स को नहीं कर पाते हैं उस कोर्स में आपने एडमिशन लिया। तो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए। बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और एमबीबीएस क्लियर कीजिए। सर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा ड्रीम न्यूरो सर्जन बनना है। तो सर इन फ्यूचर पीजी में मुझे डीएनबी एमएस ईएनटी या डीएनबी 6 ईयर का बेस्ट रहेगा। देखिए अगर आप फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको नीट पीजी एग्जाम के लिए अपियर होना पड़ेगा, और नीट पीजी एग्जाम में अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आप प्रेफर करिएगा कोर्स एमएस जनरल सर्जरी। ओके, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एमएस मिल जाता है तो उसके बाद आप नीट एसएस एग्जाम देके एमसीएच या डीएनबी इन न्यूरो सर्जरी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एमएस नहीं मिल पा रहा है तो डीएनबी का जो 6 ईयर वाला कोर्स है जिसमें कि आपकी जनरल सर्जरी और एमसीएच न्यूरो सर्जरी साथ में होती है, वो भी ले सकते हैं। पर फिर भी मैं बोलूँगा प्रेफर कीजिएगा पहले एमएस ज्वाइन करने के लिए। ओके, और चाहे कुछ भी हो, अगर आपका इंटरेस्ट न्यूरो सर्जन बनना है तो आप बनेंगे तो है ही, इसमें मैं श्योर हूँ। ऑल द बेस्ट। सर आसाम से पीजी करने के बाद 10 ईयर की बॉन्ड है क्या? प्लीज़ रिप्लाई करें। बिल्कुल, आसाम में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 10 साल का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है ऑन पेपर। पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने तो आसाम से एमबीबीएस किया है, मैं वहाँ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वहाँ पे वो 10 साल का साइन तो करवाते हैं, बट वो लगभग 1 ही साल आपको रोकते हैं, 10 साल वो नहीं रोक पाते। क्योंकि 10 साल अगर वो, देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर वो 10 साल रोकना शुरू कर देंगे तो उनके पास इतने ज़्यादा डॉक्टर हो जाएंगे कि जिनको वो सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। ओके, तो इसीलिए 1 साल इनफ होता है, 1 साल का या 2 साल का बॉन्ड इनफ होता है, वो 1 ही साल रोकते हैं, और ये बॉन्ड अब से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग सेम कॉलेज फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा इन महाराष्ट्र स्टेट? तो इनका बोलना है अगर आप कोई सेम कॉलेज है, ओके, सपोज करो मान के चलते हैं कि भाई एक कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, तो आप उसको दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप उसको ऑल इंडिया कोटा से ले लो, ठीक है, या फिर आप उसको स्टेट का जो दिल्ली है उसके कोटा से ले लो। ठीक है, सेम इन्होंने बात की है कि इन्हें कोई महाराष्ट्र का स्टेट का कोई कॉलेज है वो ऑल इंडिया कोटा से लें या महाराष्ट्र स्टेट रैंक से लें। देखिए इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, आपको सेम फी देनी पड़ेगी, सेम बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई अंतर आने वाला है। हाँ, एक बात आप जरा कंफर्म कर लीजिए कि जो महाराष्ट्र से जो लोग पीजी करते हैं उनके लिए, सॉरी, जो लोग एमबीबीएस करते हैं उसके लिए, उनके लिए पीजी में कोई इंटरनल कोटा है कि नहीं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे कोई अंतर नहीं आने वाला है। सर क्या जो लोग नीट क्रैक कर लेते हैं वो सब नीट पीजी भी क्रैक कर लेंगे? देखिए मेरा मानना है कि जो लोग नीट यूजी क्रैक करते हैं वो लगभग नीट पीजी क्रैक करते ही हैं, क्योंकि मेरे बैच के या मेरे आसपास के जिन मैं जिसको भी जानता हूँ, जिसने एमबीबीएस किया मेरे जानने वालों में, लगभग सब ने देर सवेर पीजी तो क्रैक कर ही लिया है। किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, किसी ने सेकंड में, किसी ने थर्ड में, बट पीजी तो सबने क्रैक कर ही लिया है। तो मेरा मानना है कि सब लोग पीजी कर ही लेते हैं। हाँ, ब्रांच का हो सकता है किसी को मनचाही ब्रांच मिले या ना मिले, बट पीजी तो सब कर ही लेते हैं। सर मेरा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 2 साल मैंने मेडिकल शॉप पे जॉब किया है। अब मैं खुद का मेडिकल भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैंने नीट तैयारी करूँ, क्योंकि जब मैं गांव से 11th-12th किया था तब मैंने सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। पर अब मुझे लगता है कि मुझे एक बार इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरी एज 23 है। तो इनका बोलना है कि 23 की एज में ये नीट की तैयारी करना चाहते हैं,
और इन्होंने क्या है कि डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में। देखिए, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, बट आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि आपकी एज अब एक नॉर्मल एज में नहीं है, आप 23 साल के हैं, लोग आपको डीमोटिवेट भी करेंगे कि भाई 23 साल की उम्र में तेरे को क्या ज़रूरत है नीट की तैयारी करने की। बट अगर आप सच में एमबीबीएस में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप 1 या 2 साल तैयारी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो। बाकी यह डिसीजन आपका पर्सनल होगा। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 25 ईयर्स की एज में, 24 ईयर्स की एज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया, बट वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, कुछ लोग वेटनरी में वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर फिर भी वो लोग एंट्रेंस देते रहे और फिर फाइनली वो एमबीबीएस में आ गए। तो बिकॉज उनका इंटरेस्ट था, उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया। तो यहाँ पे आपको खुद का इंटरेस्ट जगाना होगा, और जो लोग आपको नीचा दिखाएंगे उससे आपको बचना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप एमबीबीएस निकाल लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इट डजेंट मैटर आप किस एज में निकालते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।